हाय फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो सक्सेशन है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में। सक्सेशन का मीनिंग आपको पता ही है। जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी है उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा, यानी कि जो डिसीज़ पर्सन है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी दो तरह से है, अगर विल के अकॉर्डिंग और एक जब विदाउट बिल करके जाता है तो हम उसको बोलते हैं इंटरेस्टेड, और जब विल से करता जाता है तो टेस्टामेंट। और जब हम विल का टॉपिक करेंगे तो विल के टॉपिक में हमें 74 से लेकर 111 सेक्शन है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट की। सक्सेशन एक्ट दिया हुआ है 1925, उसके बारे में पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको इंट्रोडक्शन में यही बताना है कि सक्सेशन क्या होता है और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में जब क्या होता है, टू कंट्रीज़ की बात होती है, आपको बताया है, तब प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड है, किस प्रकार हम डील करते हैं उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन में बताओगे। सबसे पहले बताया गया जो भी कंट्री है, कॉन्टिनेंट यूरोप और अदर सिविल कंट्रीज़ हैं, उसमें से जो भी सारे मैटर हैं प्रॉपर्टी से सक्सेशन से रिलेटेड, वो एक सिंगल सिस्टम मतलब एक ही सिस्टम से रेगुलेट किए जाते हैं, और वो होता है लॉ ऑफ नेशनलिटी। जो नेशनलिटी है उसके लॉ के अकॉर्डिंग क्या है वो सिस्टम किए जाते हैं। लेकिन इसमें दो कंट्रीज़ हैं, फ्रांस और बेल्जियम, वो टू एक्सेप्शन है। और जो पर्सनल लॉ ऑफ डिसीज़ उसके देखे जाते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ, जहाँ का डोमिसाइल होता है उस कंट्री के लॉ को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। लॉ ऑफ नेशनलिटी मतलब जहाँ का डोमिसाइल होगा वो देश अपने जो लॉ है, पर्सनल लॉ है, उनको क्या करता है, फॉलो करता है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अब जो इंडिया, इंग्लैंड और अदर कंट्रीज़ हैं उसमें मूवेबल और इमूवेबल को, दोनों को, मूवेबल को ले लो और इमूवेबल को ले लो, उनको है जो दोनों को क्या है, सिंगल सिस्टम से नहीं किया जाता। दोनों प्रॉपर्टी हैं उनके लिए सिंगल सिस्टम नहीं है, उनको क्या है, हम अलग अलग सिस्टम से क्या करते हैं डिवाइड। पहले जो 1540 से पहले जो इंग्लैंड में है, जैसे फ्री होल्ड लैंड है, उसको हम यानी कि डिवाइड नहीं कर सकते थे, किससे, बाय विल उसको हम क्या नहीं कर सकते थे, इसलिए मूवेबल और इमूवेबल के लिए क्या है, अपने अलग अलग सिस्टम है। जैसे इमूवेबल के लिए तो लगभग सभी कंट्रीज़ यही फॉलो करती हैं जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में है, लेक्स सीटस, यानी कि जिस स्थान पे वो प्रॉपर्टी स्थित है वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जहाँ कोर्ट है, वो इसको देखेगी और वहाँ के रूल को फॉलो किया जाएगा जब इस प्रॉपर्टी से डील किया जाएगा। याद रखना, जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सकती, मूव का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती, उसके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, लेक्स सीटस, मतलब जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है वहाँ की कंट्री है वो अपने लॉ को क्या करेगी, फॉलो करेगी। ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए ये है कि हम क्या करेंगे, डोमिसाइल को देखेंगे फिर। लेकिन इमूवेबल में सीटस को देखा जाएगा, मतलब जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ को देखा जाएगा, डोमिसाइल और नेशनलिटी को इग्नोर करते हैं, ना डोमिसाइल को देखते हैं ना
नेशनलिटी को देखा जाता है। मतलब जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ के लोगों को लॉ को फॉलो किया जाएगा। अब जो हमारे ये चीज़ें हैं, इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 5, उसमें इनके बारे में बता रखा है कि हम कैसे डील करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है वो जो 5 का, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। इंडियन सक्सेशन एक्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया है तो वो क्या है, इंडियन के रूल्स, जो अपना रूल है इंडियन कोर्ट का, उसका डोमिसाइल है तो उसके अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा। और मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करनी है तो हम क्या देखेंगे, डोमिसाइल को देखेंगे एट द टाइम ऑफ डेथ। ये हमारा जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसके सेक्शन 5 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, जो हमारी प्रॉपर्टी रह जाती है बाद में वो कैसे संभाली जाती है, एडमिनिस्टर से, प्रशासन बोलते हैं इसको हिंदी में, कैसे उसको प्रशासन करेंगे। और दूसरा है सक्सेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और थर्ड है सक्सेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी। हमें एडमिनिस्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप सक्सेशन और सक्सेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जब क्वेश्चन बनाओगे तो इसमें बहुत, जो आपको मैटर सेंड किया हुआ है मैडम ने, आप देखोगे ग्रुप में, तो इसमें बहुत बार ये एडमिनिस्टर शब्द आता है जो उसको डिस्क्राइब करता है। जब भी हम मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करेंगे तब आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है एंड सक्सेशन है उनको 2 डिफरेंट कंसेप्ट मानते हैं इन इंग्लिश लॉ। जब हम इंग्लिश लॉ की बात करते हैं, नो वन डील विद और डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टीज ऑब्टेन अथोराइज प्रोविजन फ्रॉम कोर्ट। जैसे इंग्लिश लॉ की बात करते हैं, कोई भी पर्सन है जब तक उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता या डील नहीं कर सकता प्रॉपर्टी से जो डिसीज पर्सन की है, जब तक क्या ना हो आपके पास ऑब्टेन ना हो अथॉरिटी यानी कि अथोराइजेशन ऑफ कोर्ट, तब तक आप नहीं कर सकते। ये बात वहाँ पे मेन है। इसमें बताया गया है, इफ़ ए पर्सन डाई इन स्टेट ए मेड विल फेल टू अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर, यानी कि जब वो बिल बनाता है और वो फेल हो जाता है, किसके लिए, एग्जीक्यूटर है जो एग्जीक्यूट करवाएगा उसको फेल हो जाता है अपॉइंट करने में, तो नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि कौन डील कर सकते हैं, उसके हस्बैंड, वाइफ है तो वाइफ, चिल्ड्रन, उनको क्या कर सकते हैं, वो एक्वायर कर सकते हैं अथॉरिटी डीलिंग विद प्रॉपर्टी बाय लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि याद रखना कि इंग्लिश लॉ में यह कहा गया कि जब भी कोई भी डिसीज पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या डील करना है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट यानी कि ऑथराइजेशन ऑफ कोर्ट चाहिए। लेकिन उसके बिना आप नहीं कर सकते। लेकिन इसने पहले केस में ये बताया है कि जब हम विल लिखते हैं, इंटरेस्टेड या विल बनाते हैं, लेकिन हम फेल हो जाते हैं एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करने में, तब उसको कौन करेगा, नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि उसके हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, बच्चे, वो क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं नेसेसरी अथॉरिटी फॉर डीलिंग विद प्रॉपर्टी बाय लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा जो पॉइंट हम करेंगे वो है एग्जीक्यूटर गेट अथॉरिटी। जो एग्जीक्यूटर है वो अथॉरिटी ले सकता है किससे, कोर्ट से, ठीक है। वो अगर उसको मिली हुई है तो अथॉरिटी ले सकता है। एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर है वो रेफर्ड किसके करते हैं, पर्सनल
रिप्रेजेंटेड होते हैं। और उनका मेन फंक्शन क्या होता है, याद रखना, जो भी हम एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करते हैं उसका मेन काम होता है कलेक्शन ऑफ असेट्स ऑफ डिसीज। जितनी भी उसकी कलेक्शन है असेट्स की, जो डिसीज़ है उनको क्या करना, कलेक्ट करना। पेमेंट ऑफ डेट, जो भी उनके ऋण यानी कि जिससे उन्होंने लोन ले रखा है उनकी क्या करना, पेमेंट करना। और बाकी जो प्रॉपर्टी बच गई है उसको क्या करना, हेयर्स, जो उसके उत्तराधिकारी है उनमें क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ये याद रखना। ये हमारे इंडियन कोर्ट में भी है, जब प्रोबेट मीनिंग आता है वहाँ पे भी बताया गया है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रांट लेटर ऑफ एडमिनिस्टर बताया गया है कि आपको वो चाहिए इसके लिए, जब भी हम प्रॉपर्टी वगैरह से डील करते हैं। अब जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट बता दिया कि जो प्रॉपर्टी वहाँ आएगी यानी कि उसकी जुरिडिक्शन में आए, वहाँ के एरिया में अगर प्रॉपर्टी स्थित है तो क्या होगा, जुरिडिक्शन को अप्लाई करेगा। जैसे अपने इंडियन लॉ में है, यहाँ पे दो है, फिक्स प्लेस ऑफ अबोर्ड दिया हुआ है, दो चीज़ें, फिक्स प्लेस ऑफ अबोर्ड दिया गया है और जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो जुरिडिक्शन बनेगी। दो चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ोगे तो उसको फिक्स प्लेस ऑफ अबोर्ड दिया गया और प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो, और कौन है करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज, वो इससे डील करेगा। और हाई कोर्ट है उसके पास भी क्या है, कंकरेंट जुरिडिक्शन होती है विद इन डिस्ट्रिक्ट जज पे, जो मेन है वो डिस्ट्रिक्ट जज है। बता दिया जुरिडिक्शन कब बनेगी, फिक्स प्लेस ऑफ अबोर्ड हो और या फिर जहाँ पे प्रॉपर्टी है जो सिचुएटेड होती है। अगर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो फिक्स प्लेस ऑफ अबोर्ड है उसको क्या किया जाएगा, माना जाएगा। और इसके लिए क्या है, वैसे तो हमारे क्या है, फॉर्मल लेटर ऑफ एडमिनिस्टर है उसकी क्या नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो लेटर ऑफ एडमिनिस्टर वो ले भी सकते हैं। वो क्या दिया हुआ है, सेक्शन 218 में दिया हुआ है। और अगर बाय मैरिज है, अगर मैरिज के द्वारा रिलेशन बने हुए हैं तो 219 में क्या है, जो लेटर है वो मिल सकता है। इसके लिए पहला केस है, अगर लेफ्ट विडो, कोई भी आदमी है वो विडो को यानी कि अपनी जो वाइफ है उसको पीछे छोड़ के मरा है और उसको की जाएगी अनलेस क्या हो, वो डिस्क्वालिफिकेशन ना हो बाय कोर्ट, मतलब कोर्ट ने उसे डिस्क्वालीफाई ना कर दिया हो। और अगर विडो नहीं है तो जज जैसा ठीक समझे कोई भी पर्सन है उसको क्या कर सकता है, जो ग्रांट ऑफ एडमिनिस्टर दे सकता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी से डील करेगा। ये जो मेन पॉइंट है वो हम करेंगे। पहला पॉइंट है, याद रखना, एडमिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो उसकी प्रॉपर्टी बच जाती है उसको कैसे डील किया जाएगा। जो इंग्लिश कोर्ट है वहाँ पे तो क्या है, पहले लेटर लेना पड़ता है फिर ही आप क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। तो इंडियन कोर्ट में भी यानी कि इंडियन लॉ में भी ये चीज़ें बताई गई हैं कि क्या कब जुरिडिक्शन बनेगी, उसकी दो पॉइंटों पे है और किस प्रकार है। वैसे तो ग्रांट की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लेना चाहे तो 218 और 219 में हमारे दिया हुआ है। अब जब भी सिंपल है कि जब भी हम एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटर की बात करेंगे, मतलब वो पर्सन आएगा जो क्या है उस संपत्ति को संभाल करता है। मतलब तीन जो फंक्शन बताए थे, उसकी प्रॉपर्टी को इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा और जितने भी डेप्ट हैं मतलब जिन्होंने लोन दे रखा है उसको, उनकी पेमेंट करेगा और बाद में जो प्रॉपर्टी हो जाएगी उसके उत्तराधिकारी है वो उनमें क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और इंग्लिश लॉ में तो क्या है, लेटर लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ बताया हुआ है जो हमारे प्रॉपर्टी है वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन 218 और 219 में बता रखा है कि आप लेटर ऑफ एडमिनिस्टर ले सकते हो। अब है सक्सेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, जो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग है।
सबसे पहले ये बताया गया है, आपको भी बताया था, इमूवेबल प्रॉपर्टी से जब भी डील करेंगे वो क्या आएगी, लेक्स सीटस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम डील करेंगे। जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस कंट्री के ला ही क्या करेंगे, वहाँ से डील करेंगे। और उसमें क्या क्या है याद रखना, अगर उन्होंने बताया है इंग्लिश लॉ में, अब इसमें बताया गया है कि लेक्स सीटस के अकॉर्डिंग ही उस कंट्री के जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ के लॉ को फॉलो किया जाएगा। इसमें मेन चीज़ क्या दिखे जाएगी, इंग्लिश कोर्ट कहता है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी जगह यानी कि जुरिडिक्शन में है, वहाँ पे इंग्लैंड में है, तो वहाँ पे ना तो वहाँ नेशनलिटी को देखा जाएगा और ना ही डोमिसाइल को। वहाँ पे फिर इंग्लिश कोर्ट है, जो इंग्लिश लॉ है वो फॉलो किया जाएगा। उसमें क्या है, यानी कि उसमें ये भी चेक की जाएगी कैपेसिटी टू मेक विल, जो विल बनाने की कैपेसिटी है वो भी चेक की जाएगी। रिवोकेशन ऑफ विल, आप विल को कैसे रिवोक मतलब कैंसिल कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं वो भी देखा जाएगा। और पावर ऑफ डिस्पोजिशन, पावर क्या है प्रॉपर्टी को डिस्पोजिशन करने की, और वैलिडिटी और अदर मैटर है वो फिर इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग ही क्या है चेक किए जाएंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब बात की जाती है। और इसके लिए जो विल से रिलेटेड आपको सेक्शन बताए हैं, जो हमारे 74 से 11 और इलेक्शन से रिलेटेड 180 to 190 जो दे रखे हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट में। अब सक्सेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी, जो इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ में भी यही सिचुएशन है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे डील कौन करेगा, लेक्स सीटस के अकॉर्डिंग। अगर वो इंडिया में प्रॉपर्टी है तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, और इंडियन लॉ में पता है कि आप जो पर्सनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम के पर्सनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब सक्सेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, पहले इंग्लिश लॉ की बात करते हैं। इंग्लिश लॉ में क्या किया जाता है, बेनिफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिससे मतलब फ़ायदा हो, इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। वैसे तो बता ही दिया, अगर डोमिसाइल पे बेस होती है, अगर डोमिसाइल इंग्लैंड का है तो मूवेबल प्रॉपर्टी से डील क्या करेगा, इंग्लैंड करेगा। अगर वहाँ के एरिया में क्या है सिचुएटेड, अगर वो कहता है कि प्रॉपर्टी लोकल नहीं है, यानी कि लोकल एरिया में जो एसेट्स है वो सिचुएटेड नहीं है, तो सबसे पहले केस से लेनी पड़ेगी जिस कंट्री का डोमिसाइल है वो कंट्री क्या देगा, लेटर ग्रांट ऑफ एडमिनिस्टर, तभी इंग्लैंड की क्या बनेगी, ज्यूरिडिक्शन बनेगी, याद रखना। यानी कि अगर असेट्स इंग्लैंड के अंदर ही है, ठीक है, और डोमिसाइल वहाँ का है, तो क्या है वो अपनी जो इंग्लिश लॉ है वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर जो असेट्स है वो नहीं है, लोकल ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, तो जिस कंट्री का डोमिसाइल है अगर वो ग्रांट कर दे, ग्रांट ऑफ एडमिनिस्टर कर दे, तब वह जो इंग्लिश लॉ को फॉलो कर सकता है, ठीक है। अब इसी प्रकार अपने इंडियन लॉ में, इंडियन लॉ में भी क्या है, जो सेम इंग्लिश लॉ की तरह डोमिसाइल को देखा जाएगा, और अपने ये है कि पर्सनल लॉ को फॉलो किया जाता है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। बस इस टॉपिक में इतना ही ध्यान रखना है हमने जब सक्सेशन की बात करेंगे। लेकिन हम जब सक्सेशन की बात करेंगे तो विल से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें दो पॉइंट बनते हैं। एक तो होता है इंटेस्टेट, यानी कि विदाउट विल, जब डेथ हो जाती है तब हम कैसे डील करते हैं, और जब विल बना के जाता है तो विल के साथ कैसे डील करेंगे। जब विल वाला पॉइंट आएगा
तो हमें क्या है 74 से लेकर 11 तक जो सेक्शन है वो करने पड़ेंगे। और इसमें यही चीज़ है कि आपको जो प्रॉपर्टी अगर सिचुएटेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो मूव नहीं कर सकती, उसको तो लेक्स सीटस के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा। और जब मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब बात आएगी तो हम क्या देखेंगे, डोमिसाइल। और जो इंडिया में है डोमिसाइल के अलावा क्या है, पर्सनल लॉ है, जो मुस्लिम के लिए अलग है, क्रिश्चियन के लिए अलग है, पारसी के लिए अलग है, उन लॉ को भी क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। ये चीज़ है जो इसमें मेन है। विल से रिलेटेड सेक्शन है जो हमारे 74 से 11, उनमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है स्टार्टिंग में उनके बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आपको विल के बारे में पता चल जाए। और जब भी आप सक्सेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसमें जब भी करोगे तो विल से रिलेटेड आप बातें लिख के उस क्वेश्चन की लेंथ भी बढ़ जाएगी और हम उनके बारे में बता सकते हैं कि जब टेस्टामेंट्री यानी कि विल के अकॉर्डिंग जब प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो हम कैसे करेंगे। जो सेक्शन 74 है वो वर्डिंग से रिलेटेड है। जो वर्डिंग ऑफ विल क्या होती है, यानी कि हम याद रखना कि जब विल लिखते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम टेक्निकल वर्ड्स का सहारा लें। ओनली क्या है, उन शब्दों से हमारी क्या है, इंटेंशन का पता चलना चाहिए। जो हमारा आशय होता है, इरादा बोलते हैं जिसको हम, वो इंटेंशन का हमें पता चलना चाहिए। जो हमारा 74 सेक्शन है उसमें ये बताया गया है। 75 में इंक्वायरी से रिलेटेड, यानी कि हम क्या है, वस्तु जो भी वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, उससे पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी का सहारा ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ए है, बी के पक्ष में एक वसीयत करता है। क्या करता है कि वो संपत्ति जो उसने सी से खरीदी है, सी से वो परचेज करता है, वो क्या करता है, बी को दे के जाता है। तो हम क्या है, चेक कर सकते हैं कि सी से उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या नहीं, वो चेक हो सकती है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी जो इंक्वायरी है वो हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए 75 जो सेक्शन आपको दिया गया है। 76 में कोई गलती है तो, अगर कोई त्रुटि है नाम वगैरह में, तो क्या कर सकते हैं हम, वो सही कर सकते हैं। जिसमें एक एग्जांपल है, एग्जांपल से ये सेक्शन आपको इजीली समझ आ जाएंगे। जैसे वसीयत करता है कोई, उसमें कहा जाता है कि वो वसीयत क्या है, ए और बी के नाम करके जाता है, जो सी के क्या है, लेस्टीमेट यानी कि वैध संतान है। लेकिन ए और बी है वो सी की क्या है, इलेस्टिमेट्स यानी कि अवैध संतान है। तो ये विल क्या है, सही होगी। और जो प्रॉपर्टी है वो ए और बी को जाएगी, क्योंकि उसने पर्टिकुलर नेम दे रखे हैं और ए बी के नाम। तो इस प्रकार की जो मिस्टेक है उनको क्या कर सकते हैं, हम सही कर सकते हैं। ये चीज़ आपको मिलेगी। 77 में हम क्या है, अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ये चीज़ें आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगी। आप एक बार पढ़ के देखना और सेक्शन को पढ़ के देखना। जैसे आप वीडियो सुनोगे आपके साथ के साथ ये माइंड में आते रहेंगे और आपको सारे सेक्शन है वो क्लियर हो जाएंगे। जब हम वर्ड्स की बात करते हैं, जैसे मान लो एक पिता है, फादर है, उसने ए जो डॉटर है उसको 500 रुपीज़ दिए विल के द्वारा, बी को 500, ओनली 500 लिखा हुआ है, तो हम अपनी तरफ से क्या है, यहाँ भी रुपीज़ वर्ड क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। समझ सकते हैं कि 500 रुपये ही ऐड किए गए। 78 अगर कुछ त्रुटियां ऐसी हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं। आगे आएगा, ऐसी कुछ त्रुटियां हैं
जो जिनको यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनको क्या कर सकते हैं, हम रिजेक्ट कर सकते हैं। कैसे, ये पता चल जाएगा आपको, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये इजीली समझ आ जाएंगे। तो इसमें क्या कहते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी है, वसीयत में इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि विल में ये बात लिखी हुई है कि जो प्रॉपर्टी, उन्होंने बताया है कि प्रॉपर्टी का बताते हैं कि इंग्लैंड में है या कोई भी जगह बताते हैं, जो हम इंडियन की बात कर रहे हैं तो इंडिया में मान लो इंडिया में कोई प्लेस है, कोई भी स्टेट है, वहाँ पे वो प्रॉपर्टी है और वो क्या है, एक्स के ऑक्यूपेशन में है, ठीक है। लेकिन जब हम चेक करते हैं प्रॉपर्टी, वो स्टेट में तो होती है लेकिन वो प्रॉपर्टी क्या है, एक्स के ऑक्यूपेशन में नहीं होती। तो इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम रिजेक्ट कर सकते हैं और विल क्या होगी, इफेक्ट हो, मतलब वो प्रॉपर्टी क्या है, विल के द्वारा यानी कि उसको मिल जाएगी जिसके नाम विल की हुई है। तो इस प्रकार की चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे 78 सेक्शन में है। अब 79 में क्या है, ये बात अपोजिट है। इसमें क्या है, जब जो भी गलतीज हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको क्या नहीं कर सकते, हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है, उसने कहा है कि जो स्टेट में, कोई भी स्टेट का आप नाम ले सकते हो, जो कि लैंड है एक्स के ऑक्यूपेशन में है, वो उसने ट्रांसफ़र की है। अब मान के चलो कि उस स्टेट में जो लैंड है वो क्या है, 1000 एकड़ है, लेकिन जो एक्स के ऑक्यूपेशन में क्या है, उसमें से ओनली 300 ही है। तो जो प्रॉपर्टी उसको विल के थ्रू ट्रांसफ़र होगी वो 300 होगी। इस बात को क्या नहीं कर सकते, हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। इस गलती को यानी कि सुधार नहीं सकते कि हम ओनली एक्स ऑक्यूपेशन को हटा के और जो 1000 एकड़ ज़मीन है वो विल के थ्रू यहाँ ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन नहीं, उसको जो एक्स ऑक्यूपेशन है, जो उसके अधिकार में है, वही ज़मीन क्या है, ओनली 300 एकड़ ही क्या की जाएगी, ट्रांसफ़र की जाएगी। सेक्शन 80 में अब क्या है, अब आ जाते हैं वर्ड्स पे, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी कि वर्ड्स को, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एविडेंस का, जो बाहरी एविडेंस है उसका सहारा ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ए व्यक्ति है, वो अपने रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके नाम क्या करता है, वसीयत करता है, ठीक है। वो क्या करता है, मैरी के नाम है, उसके नाम क्या करता है, वसीयत कर देता है। लेकिन अब पता नहीं चलता कौन सी मैरी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उसने लिखा था माई कज़न मैरी लिखा था, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एविडेंस पेश कर सकते हैं। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, उसमें वसीयत के द्वारा, विल के द्वारा बी के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है, जिसका नाम होता है सुल्तानपुर खुर्द। लेकिन 2 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनको सुल्तानपुर खुर्द के नाम से पुकारा जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं, जिससे ये इस इंटेंशन का पता चले कि कौन सी वो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र करना चाहता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एविडेंस दे सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 80 में है। अब 81 में, अब क्या है, इसमें तो एविडेंस का सहारा ले सकते हैं, इसमें एविडेंस का सहारा नहीं ले सकते। कैसे, जैसे उसने वसीयत में लिखा, वसीयत लिख देता है कि 1000 रुपये और यानी कि ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, किसको देने हैं। तो इस चीज़ को हम क्या है,
जो चीज़ यानी कि खालिस्तान छोड़ा हुआ है किसके लिए, उसको हम क्या कर सकते नहीं, एविडेंस के ज़रिए हम क्या नहीं कर सकते, उसको यानी कि प्रूव नहीं कर सकते किसके नाम वो करेगा। 82 में अब ये कहते हैं किसी भी क्लोज का दिया हुआ खंड का, अब किसी खंड का क्लोज का पता लगाने के लिए, अर्थ निकालने के लिए, मीनिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंप्लीट विल है उसका सहारा लेना पड़ेगा, जिससे क्या है उसका अर्थ निकल जाए। इसमें क्या है, एग्जाम्पल में उसने क्या किया, विल लिखता है जिसमें वो कहता है कि जो एक प्रॉपर्टी है उसे बोलते हैं ब्लैक एकड़ के नाम से बोला जाता है, और बाकी जो फर्स्ट पार्ट में जो एक भाग में वो क्या बात करता है, एक पार्ट में तो कहता है कि जो प्रॉपर्टी ब्लैक एकड़ है बाकी प्रॉपर्टी क्या है ए के नाम कर देता है। दूसरे पार्ट में जो ब्लैक एकड़ प्रॉपर्टी है वो क्या है बी के नाम करता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो बाकी प्रॉपर्टी है ए के नाम चली जाएगी, लेकिन जो ब्लैक एकड़ प्रॉपर्टी है वो किसके नाम जाएगी, बी के नाम जाएगी। इस प्रकार जो 82 सेक्शन है। इस वीडियो में इतना ही, और जो हम नेक्स्ट सेक्शन है वो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें करेंगे। इन सेक्शंस को आराम से देखिए जो विल से रिलेटेड है, और आपको एग्जाम्पल हैं जो इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो पढ़ना, आपको आसानी से ये समझ आ जाएंगे। अगर फिर भी इनकी इंग्लिश में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब आपको इंग्लिश में हम बता देंगे कि इनकी वर्डिंग क्या है, और उनसे आप क्या है ईजिली इन सेक्शन को समझ सकते हो।